हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो यार, और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चल रही हो। और अगर अभी तक नहीं चल रही तो बेटा नेक्स्ट लेवल लेके जाओ और बहुत अच्छे से मेहनत करिए। राइट बेटा, आज के इस लेक्चर में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक नया फेज डील करने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी तक हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे लेक्चर्स देखे। हमने अप्रोक्सीमेटली 30-35 लेक्चर देख करे हैं, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक से लेके स्टार्ट करा है और हमने कंसिडरेशन, कैपेसिटीज, फ्री कंसेंट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से डन करा है। बेटा आज जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक नए चैप्टर के साथ। और इस चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। बहुत ही ध्यान से समझना है। सर ये जो वर्ड है ना लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ड है ना लॉफुल कंसिडरेशन, ये हमने बहुत ही ज्यादा डेप्थ में अच्छे से पढ़ लिया है कि कंसिडरेशन क्या होती है और कंसिडरेशन लॉफुल कब होती है। हमने सारी बातें देखी थी, बट इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से, बेस से डेवलप करते हैं। सुनना पूरे ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल से चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको बहुत सारी नई नई लॉ की टर्म्स सीखने को मिलेगी बेटा, तो समझना स्टार्ट करते हैं जरा। बेटा अगर आपको याद हो, मैंने सबसे पहले आपको सेक्शन 10 करवा था बहुत इनिशियल वीडियोस में। सेक्शन 10 विच इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को आप फुलफिल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। अगर एक एसेंशियल एलिमेंट, सुनना, अगर एक एसेंशियल एलिमेंट एक भी फुलफिल नहीं हो पाता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। बहुत सारे थे, लाइक लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फ्री कंसेंट, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। बहुत ही ज्यादा बेटा जो है एसेंशियल एलिमेंट की लिस्ट मैंने आपको लंबी चौड़ी पढ़ाई थी। अगर आपको इनिशियल लेक्चर याद हो, उनमें से एक पॉइंट, अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है, उसे होना पड़ेगा लॉफुल। मतलब सर अगर कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन लॉफुल है तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है। अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। तो एक और एसेंशियल्स पे हमें चर्चा करनी है कि सर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल होंगे तभी वैलिड बनेगा। तो अभी हम ये देखेंगे कि लॉफुल क्या होता है और अनलॉफुल कब ट्रीट करेंगे। राइट, बट पहले जो है हम एक एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस से आप एग्जाम्पल को समझेंगे। बेटा मान लीजिए यहां पे दो व्यक्ति हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, इसका बेस एक छोटा सा एग्जाम्पल। ये है मिस्टर ए और यहां पे एक दूसरे व्यक्ति है जो कि है मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब सर होता ये है कि जो मिस्टर ए जो है और मिस्टर बी, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बढ़िया सर। कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड? बेटा ए जो है वो ऑफर देते हैं बी को, और ऑफर में कुछ ऐसा था कि आप जो है मुझे 10 लाख रुपीस दे दीजिए। मतलब ए जो है वो क्या कह रहा है कि आप यहां से मुझे 10 लाख रुपीस का कंसिडरेशन रिटर्न में देना, और उसके बदले 10 लाख के बदले मैं जो है आपको बेटा ड्रग्स जो है उसकी स्मगलिंग करके दूंगा। ड्रग्स की क्या करके दूंगा? स्मगलिंग करके दूंगा। बहुत फोकस से समझना, बहुत फोकस से। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ए ने बोला कि भैया मैं 10 लाख की कंसिडरेशन डिमांड करूंगा और बदले में मैं आपके दिल्ली से मुंबई जो ड्रग्स है वो स्मगल करके छुपा के लेके जाऊंगा, पुलिस की कोई टेंशन नहीं होगी, मेरी गारंटी है बिल्कुल, और इस सर्विस के बदले में आपसे 10 लाख रुपीस दूंगा। बेटा देखो, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, अज्यूम करते हैं अज्यूम क्या, दोनों की फ्री कंसेंट है।
अज्यूम करें दोनों के दोनों मेजर है, साउंड माइंड है, मतलब अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं सब कुछ एकदम प्रॉपर है, कंसिडरेशन है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, आपका जो है पूरा प्रॉपर वे में दोनों की फ्री कंसेंट्स है, एकदम कोई कोवर्जन इंड्यू नहीं है, और कैपेसिटीज एकदम बढ़िया है, दोनों मेजर है, दोनों साउंड माइंड है, दोनों नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। मतलब अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े सबके हिसाब से ये जो है 100% एलिजिबल है, कोई पंगा नहीं है। लेकिन आप खुद अपने दिमाग से बताइए, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, इसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं? सर आंसर इज नो। क्यों सर, क्यों नहीं? बेटा क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट बोले तो बेटा ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पे है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पे है पर्पस। ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पे क्या है बेटा? पर्पस। जिस पर्पस से ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ए और बी से, ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, जो इंटेंशन है, क्या वो पर्पस लॉफुल है? सर ये जो पर्पस है क्लियरली हमें देखने पे पड़ रहा है कि ये जो पर्पस है ये कैसा है सर? ये अनलॉफुल है। ये पर्पस कैसा है? अनलॉफुल है। तो क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड बन सकता है? आंसर इज नो। नहीं सर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड बनाना है तो जो उसका ऑब्जेक्ट है, उसका जो पर्पस है, उसे लॉफुल होना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन सकता, कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है? वॉइड बनता है सर। तो यही हमें कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा। और अब इस पूरे चैप्टर में पता है कहानी क्या चलने वाली है? इस पूरे चैप्टर में आपको ये पढ़ाएंगे कि कब कब किस किस केसेस में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को अनलॉफुल माना है। मतलब मैं आपको 5-10 केसेस पढ़ाने वाला हूं, जिन केसेस पे पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, उसे क्या माना है? उसे माना है अनलॉफुल। मतलब उन केसेस में 100% है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो नहीं बनेगा, वॉइड बनेगा। ये बात समझ आती है? ये छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा। अब देखो यहाँ पे तो आपको क्लियर पता लग गया कि भाई देखो सर ड्रग्स स्मगल कर रहा है, ड्रग्स स्मगल तो सर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ही हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस है बेटा जहां पे आपको डायरेक्टली नहीं पता लगेगा, तो वहां पे ही प्रोविजन आपकी हेल्प करेंगे कि इन केसेस में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल है, यानी अनलॉफुल है तो इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसा? वॉइड। और वही केसेस हम करने वाले हैं, बट पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते। तो पहले ये पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन का है, फिर आप एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। देख लीजिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्रीमेंट को क्या बनाना है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, मस्ट हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें भैया होना चाहिए लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। आगे बोल रहा है अदरवाइज सच एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। मतलब अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है या फिर अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, सर दोनों की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी सिचुएशन, एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता तो अदरवाइज सच एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। फुल स्टॉप। कह रहा है एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, क्या वो वैलिड बनेगा? नहीं सर, इज वॉइड। ये बात समझ आती है? और यहां पे इसका बिल्कुल क्लियर एग्जांपल बेटा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको देख के ही पता लग रहा है जो ऑब्जेक्ट और जो पर्पस है, दैट पर्पस इज अनलॉफुल। अब इस केस में तो आपको डायरेक्टली पता लग गया भाई ड्रग्स स्मगल करना एक इलीगल काम है, पनिशेबल है, फॉरबिडन बाय लॉ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको देख के पता नहीं लगेगा, वहीं पे प्रोविजन आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। एग्जांपल आया हूं, आपने ये नोट कर लिया, एग्जांपल नोट कर लेना। उसके बाद आने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंडर सेक्शन 23 बोल रहा है भाई आपको, सेक्शन 23 of the Indian Contract Act 1872, in each of the following cases the consideration or object of an agreement is said to be unlawful, इसका मतलब इन फॉलोइंग केसेस में जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है, इन केसेस में जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है वो हमने माना है क्या कि वो अनलॉफुल होगा। और सर सिंपल सी बात है,
अगर इन सारे केसेस में ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड बनेगा? नहीं सर, मतलब इन सारे केसेस में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है, इसीलिए इन सारे केसेस जो मैं पढ़ाने वाला हूं उन सब में कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा बेटा? वॉइड बनेगा, कभी वैलिड नहीं बन सकता। क्या ये बात समझ आती है? ये टॉपिक में कोई डाउट जल्दी बताएंगे बेटा। पहली बात बता रहा हूँ, दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ सर, अपन ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन का। सर वो बोल रहा है कि एसेंशियल एलिमेंट में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड बनाना है तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन यानी पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है उन दोनों को लॉफुल होना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन दोनों में से एक भी लॉफुल नहीं है तो आपका जो सिचुएशन है वो हो जाएगा अनलॉफुल वाला, और अनलॉफुल के केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइड। एग्जांपल मैंने दे दिया, उसके बाद मैंने बताया कि सेक्शन 23 जो है वो कुछ केसेस को डील करवा रहा है। इन केसेस में सिंपली क्लियरली लॉ ने बताया है, गिवन एक्सप्रेसली बताया है कि जो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल ही होगा, पहले ही बता दिया। और इन केसेस में अनलॉफुल है तो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्योंकि अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड इन केसेस में नहीं बनेगा। इन केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 100% कैसा रहेगा? वॉइड। 100% कैसा रहेगा? वॉइड। क्या मैं क्लियर हूं? यस सर, आप तो हमेशा क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़े ज्यादा पॉइंट से जल्दी जल्दी देखेंगे और बहुत सिंपल है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। जहां पे टेक्निकलिटी होगी वहां पे तुम्हारा भाई मस्त वाला भारी वाला एग्जांपल दे देगा और सब क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग के पॉइंट सिंपल है बेटा, क्या है? पहला पॉइंट यही बेटा आपका एग्जांपल सुंदर सा कह रहा है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को अनलॉफुल मानेंगे। पहला केस कह रहा है एग्रीमेंट विच इज व्हाट? फॉरबिडन बाय लॉ। एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। सर फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब है लॉ में जिसको करने के लिए मना किया है, और अगर आपने कर दिया तो उसमें लॉ ने स्पेसिफिकली उसे पनिशेबल बताया है। एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, पहला पॉइंट, इसमें लॉ ने क्लियरली बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अनलॉफुल है, इसीलिए तो भाई लॉ आपको फॉरबिड कर रहा है, फॉरबिड का मना कर रहा है, मत करो। तो एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ में ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल माना है। एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब है वो एग्रीमेंट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे जिन्हें क्लियरली लॉ ने बोला है मत करो, मना करा है, और आपको क्लियरली पनिशेबल एक्ट बताया कि भाई इसकी पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। अगर फिर भी आप कोई ऐसा एक्ट करते हो और उससे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो तो स्पेसिफिकली वो एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट क्या है उसका? अनलॉफुल। और अनलॉफुल क्यों है? क्योंकि वो उस कैटेगरी में आ रहा है एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ। तो पहला पॉइंट हम रीड करते हैं बेटा, एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ में बोला एग्रीमेंट इज सेड टू बी फॉरबिडन बाय लॉ। Agreement is said to be forbidden by law if it is punishable under the Indian Penal Code. IPC में कैसा है? Punishable है, और बोला बेटा और any other statute as well as prohibited by the regulations. कह रहा है अगर हम क्या मानेंगे? हम कोई एग्रीमेंट को फॉरबिडन बाय लॉ तब मानेंगे जब, क्या बोला? कह रहा है वो जो है वो पनिशेबल अंडर दी आईपीसी है। मतलब आईपीसी इंडियन पीनल कोड में उसको आईपीसी क्या बेटा? बेसिकली ये भी एक तरह का लॉ है जो क्रिमिनल लॉ से पर्टिकुलर डील करता है, और इसमें पनिशमेंट लिखी होती है क्रिमिनल की, मतलब जब भी आप क्राइम करोगे तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट लिखी होती है। जैसे बोलते हैं ना मूवीज वगैरह में आईपीसी की वाली धारा के हिसाब से इतना जेल होते हैं, तो इसमें क्रिमिनल की जो है पनिशमेंट लिखी है। तो कह रहा है अगर एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ क्या होगा? सर कोई भी ऐसा कोई एग्रीमेंट जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ तब होगा जब वो आईपीसी में पनिशेबल है या किसी और स्टैट्यूट में। स्टैट्यूट का मतलब है लॉ। दिस वर्ड स्टैट्यूट इज व्हाट? लॉ। तो या तो वो आईपीसी में पनिशेबल है या किसी और लॉ में पनिशेबल है। अरे अगर किसी भी लॉ में पनिशेबल है, किसी भी लॉ में, तो वो एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ है। और अगर वो एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ है तो उसमें डीम्ड माना है कि ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। एग्रीमेंट लिखा हुआ एग्जांपल, एग्रीमेंट ऑफ स्मगलिंग ऑफ गुड्स, आप गुड्स को, ड्रग्स को या किसी चीज को स्मगल कर रहे हो तो क्लियरली ये क्या है? एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ। मेरे हिसाब से बेटा ऐसा बनाता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, एकदम क्लियर। तो आते हैं बेटा, बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है एग्रीमेंट इफ परमिटेड, बहुत ध्यान से सुनना। सेकेंड पॉइंट, जहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को अनलॉफुल बोला है, जहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को अनलॉफुल बोला है, सेकेंड पॉइंट क्लियरली पता क्या बोल रहा है? कह रहा है एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ
एनी लॉ, इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। सर इसका सिंपल शब्दों में मतलब है, भाई देखो देखो देखो, जनरली वो एग्रीमेंट करना गलत बात नहीं है, जनरली वैसे एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस है कि अगर हमने उस एग्रीमेंट को परमिट कर दिया तो उस एग्रीमेंट की परमिशन से, अगर उस एग्रीमेंट को हमने वैलिड मान लिया तो उस एग्रीमेंट की परमिशन से, अगर हमने उसे परमिट कर दिया, कोई और लॉ में कोई और प्रोविजन डिफीट हो जाएगा, कोई और लॉ में कोई और प्रोविजन डिफीट हो जाएगा। सर हमें सब ऊपर से निकला, सर क्या बोल रहे हो आप, समझ ही नहीं आ रहा। बेटा एक एग्जांपल समझना ध्यान से, बहुत ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। देखो पहला पॉइंट तो क्लियर है, केसेस हम पढ़ रहे हैं जहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को क्या माना है, अनलॉफुल, वो वाले केसेस पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी एग्रीमेंट जो फॉरबिडन बाय लॉ है वहां पे माना है ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। सर फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब, अगर फॉरबिडन बाय लॉ तब होगा जब वो अंडर दी आईपीसी पनिशेबल है या कोई और स्टैट्यूट में पनिशेबल है। सेकंड पॉइंट बोला, एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ अदर लॉ। लेट्स अज्यूम बेटा, बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं। आपको जो है गोवा की ट्रिप पे जाना है, गोवा की ट्रिप, समझ लेना बेटा, गोवा की ट्रिप। तुम्हें पता है गोवा की ट्रिप ऐसे नॉर्मल तो नहीं, कैसी वाली होगी, ठीक है, गोवा की ट्रिप पे जाना है। अब गोवा की ट्रिप पे जाने के लिए आप जो है भैया घर दोस्तों का पूरा प्लान बना लिया, भाई चलेंगे, और हिम्मत जुटा के पूरी आप जो है निकल लिए अपने घर पे कि भाई मम्मी पापा से पूछेंगे। अब सुनना, जैसे ही आप घुस रहे हो, घर के अंदर घुस रहे हो, आपने मम्मी से पूछा, मम्मी से पूछने वाले थे, मम्मी से पूछा कि मम्मी दोस्तों के साथ जाना है गोवा, फुल एकदम चिल सीन है, सब जा रहे, सबने अलाउ कर दिया, जल्दी से भैया आप भी बता दो, आप अलाउ कर दो, आप परमिट कर दो, मैं निकल रहा हूं। अब कोइंसिडेंटली उससे एक दिन पहले ही मम्मी पापा का डिस्कशन चल रहा था और पापा ने एकदम स्ट्रिक्टली मना करा था, बिल्कुल स्ट्रिक्टली, कि भैया कोई ट्रिप नहीं जाना, आजकल बजट वैसे बहुत टाइट है और कोई ट्रिप प्लान करनी ही नहीं है, ना हमें प्लान करनी है ना बच्चों को जाने देना है, ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम स्ट्रिक्टली। पापा ने किसको बोला, मम्मी को। अब जैसे ही आपने मम्मी से परमिशन ली कि मम्मी, अगले दिन की बात है, मम्मी गोवा पे ट्रिप जाने दोस्तों के साथ चलना है, मेरे को भी जाना है। अगर आपकी मम्मी ने आपको ट्रिप पे जाने की परमिशन दे दी, मतलब आपका और मम्मी का अगर एग्रीमेंट हमने परमिट करवा दिया, परमिट मतलब बढ़िया बना दिया कि मम्मी ने बोलते जा बेटा गोवा जा, तो क्या वो मम्मी का जो डिसीजन है कि गोवा चला जा तू, उस एग्रीमेंट से पापा का जो डिसीजन है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा? सर हाँ या ना? यस सर। अरे यही तो पॉइंट बोल रहा है, कह रहा है अगर देखो टेक्निकली गोवा की ट्रिप पे जाना कोई पंगे वाली बात नहीं है, लोग जाते कोई मना नहीं है, लेकिन अभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि भैया अगर यहां से आपने उस एग्रीमेंट को परमिट कर दिया तो लेकिन पंगा ये है कि किसी और लॉ में कोई और प्रोविजन डिफीट हो जाएगा, कोई और प्रोविजन क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो आप? तो सर ऐसे एग्रीमेंट्स को भी क्या माना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा होता है, अनलॉफुल। टेक्निकली लॉ का मानना ये है कि हमारा जो है हमें किसी भी अदर लॉ का कोई भी प्रोविजन डिफीट नहीं करवाना। तो अगर हम इस एग्रीमेंट को परमिट करेंगे तो यहाँ तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन किसी अदर लॉ में कोई और प्रोविजन डिफीट ना हो जाए। तो पहला बोला कोई भी एग्रीमेंट फॉरबिडन वाला है, वो क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। सेकंड बोला कोई भी ऐसा एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर कोई एग्रीमेंट को परमिट दे दिया तो वो अदर लॉ के किसी और प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, अगर कर रहा है तो सर उस केस में भी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। ठीक है, तो अभी इसको अपन रीड करेंगे। अभी इसमें एक ही पॉइंट है, स्पेस नहीं था, अभी मैं बाकी पॉइंट्स और लिखूंगा इस वाले में। तो पहले फर्स्ट पॉइंट को रीड कर ले। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है सर? पहला पॉइंट बोला द वर्ड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ must be taken as limited to defeating the intention which the law has expressed. The word defeat the provision of any law must be taken as limited of defeating the intention which the law has expressed. मतलब भाई आप तेज मत हो जाना, तेज मत खेल जाना, कोई लूप होल मत निकाल लेना। वो कह रहा है कि जो वर्ड है ना, क्लियरली
डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, वहां पे आप लॉ का इंटेंशन समझना, लॉ आपसे क्या कहना चाहता है, किस तरीके से। आप ऐसे नहीं कि इस एग्रीमेंट को परमिट कराने के चक्कर में आपने किसी अनदर लॉ के अनदर प्रोविजन को लूप होल की तरह यूज करके आपने तोड़ मरोड़ के एग्रीमेंट बना लिया। आप वहां पे वर्डिंग पे मत जाओ, आप लॉ के इंटेंशन पे जाओ। लॉ के इंटेंशन है कि भाई आप इस तरह का एग्रीमेंट नहीं बना सकते क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट यहाँ पे ये वाला प्रोविजन डिफीट हो रहा है, तो आप इंटेंशन को समझो वहां पे, ये नहीं कि आप लूप होल ढूंढ के निकाल लोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, सिंपल सी बात हो रही। अभी इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे, बट पहले आप जल्दी से ना इतना नोट करो फटाफट, फिर मैं बाकी नोट करवाता हूँ जल्दी से। इसको और पढ़ते हैं, अभी हम नोट करेंगे जल्दी से। चलिए सर, तो सर अभी तक हमने जो है इस लेक्चर में ये देख लिया कि सर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन जो है उसे लॉफुल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है बेटा। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, राइट। अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, इसका मतलब अनलॉफुल नेचर में है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनता ड्यू टू अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, राइट। तो हमें जो है अगर 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 कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो ये मस्ट है कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल ना हो। अब सर किन किन केसेस में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल होते हैं, ये लॉ ने क्लियरली 7 केसेस में बताया है बेटा। मतलब इन 7 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है उन्हें डीम्ड माना है अनलॉफुल, और अगर अनलॉफुल है इन 7 केसेस में तो क्या इन 7 केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? नहीं सर, एब्सोल्युटली नॉट। और कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा बेटा? वॉइड बनेगा। कैसा बनेगा? वॉइड बनेगा। ये भी बात हमें पता है। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई कि सर 7 केसेस में केस नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस करा था। नंबर 1 था एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी और एनी अदर स्टैट्यूट। कोई ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ ने मना करा है मत करना, और अगर ऐसा करा तो आईपीसी या किसी और अदर लॉ में उसकी पनिशमेंट अवेलेबल है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स में डीम्ड है कि ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर अनलॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बेटा वॉइड। पॉइंट नंबर 2 मैंने डिस्कस करा था सर। पॉइंट नंबर 2 था एग्रीमेंट इफ परमिटेड, एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। सर अगर उस एग्रीमेंट को हमने परमिट करा दिया तो किसी अदर लॉ का किसी और प्रोविजन जो है वो डिफीट हो सकता है, राइट। ये हमने डिस्कस करा था। अब इस सेकंड पॉइंट के थोड़ा अंदर हमने बातचीत करनी है। बड़े क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट के अंदर ही, करेक्ट। द कोर्ट लुक्स एट द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, the court will not enforce it, the court will not enforce it। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है, जो कोर्ट है वो इंटेंशन और जो है पार्टीज जो है उनकी रियल इंटेंशंस को देखेगा, राइट। कोर्ट पार्टीज की रियल इंटेंशन को देखेगा। अगर पार्टीज की जो एग्रीमेंट में इंटेंशन है वो किसी अदर लॉ के प्रोविजन को डिफीट कराने जैसी है, तो उस केस में वहां पे हम क्या करेंगे बेटा? वहां पे हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करेंगे, मतलब वैलिड नहीं देंगे। हम एनफोर्स ना करने का मतलब है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना देंगे। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। एग्रीमेंट इफ परमिट इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। इसमें कोर्ट रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज देखेगा। अगर पार्टीज की इंटेंशन एग्रीमेंट में किसी प्रोविजन को डिफीट कराना है तो कोर्ट विल नॉट एनफोर्स इट एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम्स वॉइड। क्लियर? कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर, अभी तक 2 पॉइंट करा है वो याद है ना? 7 केसेस जहां पे ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन क्या है? अनलॉफुल। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा सर? वॉइड। 2 केसेस बताए, एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी और एनी अदर स्टैट्यूट। और पॉइंट नंबर 2 बेटा बताया एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से। सिर्फ पॉइंट नंबर 3 ने पता क्या बोला? इतना सिंपल, इतना हल्की चीज बोली ना, जो आपको ऑलरेडी पता है, आप पढ़कर आए हो मेरे साथ पहले। कहां पढ़ा था सर? अभी याद आया बड़ा। कह रहा है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, थर्ड पॉइंट बता लो, थर्ड पॉइंट जो अनलॉफुल डीम्ड माना गया है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो बना है किसी भी फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो बना है किसी भी फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए, उसमें डीम्ड है ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हमेशा अनलॉफुल होंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। सर एग्रीमेंट जो बना है फ्रॉडुलेंट पर्पस, मतलब बेटा ऐसा कोई एग्रीमेंट जो जिसका पर्पस है टू प्रमोट फ्रॉड या कुछ ऐसे तरीके का,
ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है। अब एक बात बताओ यार, ये यहाँ क्या बता रहा है? क्या आपने पिछले लेक्चर्स में मेरे साथ फ्री कंसेंट टॉपिक पढ़ा था बेटा? फ्री कंसेंट अगर आपने दिल से पढ़ा हो तो आपको लगा फ्री कंसेंट में 5 केस थे, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अब ये जो 5 केसेस है बेटा, ये पांचों केसेस में आपको क्या बताया था? इसमें फ्रॉड वाले टॉपिक में क्या बताया था सर? यहाँ पे फ्रॉड वाले टॉपिक में क्लियरली बताया था कि अगर कभी भी आप किसी पर्सन की कंसेंट लेते हो बाय फ्रॉड तो कंसेंट फ्री नहीं होती और उसके में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता है। फ्रॉड में यही होता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक और एस्पेक्ट दे दिया, कह रहा अगर कोई भी एग्रीमेंट बना है फॉर फ्रॉड्यूलेंट पर्पस, किस पर्पस के लिए? फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए बना है कोई भी एग्रीमेंट, तो बेटा उसमें सिंपल सा बात बोली क्या सर, अगर कोई एग्रीमेंट बना है फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए तो वहां पे ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को मानेंगे अनलॉफुल और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड। तो आप इसको इस एस्पेक्ट में देख लो, चाहे आप इसे फ्री कंसेंट वाले एस्पेक्ट में देख लो, दोनों जगह कवर हो रहा है। 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। पॉइंट नंबर 1, एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड इट इज पनिशेबल अंडर द आईपीसी और एनी अदर स्टैट्यूट। पॉइंट नंबर 2, एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसका पर्पस है फ्रॉडुलेंट पर्पस है तो वहां पे भी इसे अनलॉफुल माना जाएगा। 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे। बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है व्हेन कंसिडरेशन डिफीट एनी रूल, व्हेन कंसिडरेशन डिफीट एनी रूल। सर ये क्या बोल दिया? अरे कह रहे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को हम अनलॉफुल मान के चलेंगे। पॉइंट नंबर 4 ने बोला अगर कंसिडरेशन डिफीट करती है कोई भी रूल। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये कौन से रूल की बात हो रही है यहाँ पे? कौन से रूल है बेटा? बेटा याद करिए ना, चैप्टर पढ़ा था कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन मैंने आपको पढ़ाया था, क्या मैंने आपको एक टॉपिक बताया था रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन? अरे रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन याद है आपको क्या? अगर आपको याद है बेटा बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। अगर याद नहीं है तो ट्रैक को करिए चेंज और पन्ने पलटाइए बेटा पीछे फटाफट, बेशर्मों की तरफ जल्दी से जल्दी पीछे जाओ जल्दी। कंसिडरेशन के वैलिड रूल देखना चला, रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन याद है आपको? दिखेगा मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, है ना, एब्सोल्यूट मे नॉट बी एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट दिखेंगे आपको 5 से 7। मिला क्या? अरे मिला ना? यस सर, वो थे बेटा रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन को वैलिड या लॉफुल बनाना है तो ये रूल्स फुलफिल करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 ने बताया क्या बोला? अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ने किसी भी रूल को डिफीट किया, अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन ने किसी भी रूल को डिफीट करा, कौन से रूल? रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन जो पहले पढ़े थे, तो उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन को हम अनलॉफुल मानेंगे। सिंपल सा पॉइंट। अरे समझे क्या? बलता सा पॉइंट था, नकली सा, समझे क्या? 4 पॉइंट जल्दी से रिकॉल करो, जल्दी से मेरे साथ बोलना है। पहला पॉइंट, एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी और एनी अदर स्टैट्यूट। पॉइंट नंबर 2 बोला एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। इसमें कोर्ट रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टी चेक करेगा। अगर रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टी किसी प्रोविजन को डिफीट करना है, कोर्ट विल नॉट एनफोर्स इट। क्लियर है बेटा? इसके नीचे, अरे इसके नीचे नोट मिस कर दिया, इसके नीचे नोट दिया, सॉरी। इसमें छोटी सी बात है, क्या कह रहा है? एग्रीमेंट विच इज नॉट डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ बट विच इज इनडायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ। तो कह रहा है इस वाले पॉइंट में हम वो पॉइंट लेंगे जो डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है। अगर डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ है तो भैया वो फर्स्ट वाले में कवर हो जाएगा ना, बट वो इनडायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ है, राइट? फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर 3 आया। सर पॉइंट नंबर 3 ने बोला अगर कोई भी एग्रीमेंट है फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस तो उसे क्या मानेंगे? अनलॉफुल। हटाओ साइड, वॉइड करो। पॉइंट नंबर 4, अगर किसी एग्रीमेंट की कोई कंसिडरेशन रूल्स को डिफीट कर रही है, कौन से रूल्स? रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, तो उस कंसिडरेशन को क्या मानेंगे? अनलॉफुल। हटाओ साइड करो, वैलिड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वॉइड। पॉइंट नंबर 5 जल्दी जल्दी होंगे, बहुत फटाफट वाले पॉइंट है, ठीक है? 5 तक। छठा इंपॉर्टेंट है और 7वां तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 पता क्या होता है? पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को हम डीम मानेंगे क्या? अनलॉफुल। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को हम डीम मानेंगे क्या? अनलॉफुल। अगर पॉइंट नंबर 5 में बोला एग्रीमेंट ऑब्लिक कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट या कंसिडरेशन है
जो किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहा है, तो सर उस केस में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है अनलॉफुल और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। सर क्या मतलब इसका? बेटा एक बदमाश है, उसका नाम है जय बदमाश। भाई साहब जय भाई जो है हमारे, जय भाई बेटा ऐसे ना सुपारी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपारी लेने का मतलब क्या है? भाई साहब अगर आपको किसी को भाई साहब पेलों वाले से उक्के दे रहे ना, तो जय भाई को आप सुपारी दे दो, ठीक है? जय भाई से कभी मिलवाऊंगा आपको, बढ़िया बंदे। तो सुपारी वाली दे दो, भाई साहब पेलम पाल कर देते हैं, जिससे भी खुंदस देनी है भाई साहब 500 की पत्ती दे दो, मतलब 500 रुपये तो बेटा मैं देता हूँ, मेरा डिस्काउंट रेट चलता है अपना स्टूडेंट ऐसे। तो बाकी ऐसे पैकेज लगे होते हैं पूरे 1000 रुपये में 4 मुक्के, ऐसे पैकेज है। तो मैं चाहता हूँ एकदम मस्त करके 500 की पत्ती दी, जिसको नाम बोलते हैं वो वाला, तो उसको भाई जय भाई प्रसाद दे देंगे, बढ़िया बंदे। अब एक दिन क्या होता है बेटा, मैं जय भाई के पास जाता हूँ, जय भाई को एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई मिस्टर ए को बढ़िया एकदम पेलम पाल देना, मुक्के लाख चेक कर देना, बढ़िया लेटा देना, बढ़िया, ठीक है? और उसके बदले में आपको 500 रुपये की कंसिडरेशन दूंगा। ऐसा करके मैंने और जय भाई ने अभी एग्रीमेंट बनाया कि भैया मिस्टर ए को इंजरी देनी है और उसके बदले में आपको 500 रुपीज दूंगा। और मैंने 500 की ऐसी पत्ती निकाली, जय भाई ने लगी। जय भाई ने जैसे ही जिम में डाली, जय भाई ने कहा, मैंने कहा जय भाई जाओ मिस्टर ए बोले। जय भाई कह रहा मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं मारूंगा भाई, मैं इंजरी देता नहीं है। 500 रुपये लेने के बाद इतना बेशरम भाई 500 रुपये जेब में रख ली मेरे सामने, और फिर कह रहा भैया मैं नहीं परफॉर्म करूंगा। अब मैं गुस्से में मैंने कहा ऐसे नहीं करेगा भाई, मैंने एग्रीमेंट बनाया, मैं चला गया कोर्ट में, और मैंने बोला कोर्ट को जाके जज साहब ये देखो जय ने मेरे साथ एग्रीमेंट बनाया था कि मैं जो है मिस्टर ए को प्रसाद दूंगा तगड़े वाले, और उसके बदले 500 रुपये लूंगा। 500 रुपये मैंने जय भाई को दे दिए, लेकिन इसने ए को प्रसाद नहीं दिया अभी तक। प्रसाद मतलब बेटा पेलम पाल। कोर्ट जो है वो क्या इस एग्रीमेंट को वैलिड मानेगा? सर वैलिड नहीं मानेगा। ये जो एग्रीमेंट मेरे और जय भाई में बना है, ये बेटा नेचर में वॉइड है। कैसे वॉइड है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। सर कैसे अनलॉफुल है? बेटा क्योंकि 7 केस में पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट या कंसिडरेशन किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी देने के लिए है, तो उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हम अनलॉफुल डीम मान के चल रहे हैं। यानी कि कोर्ट जो है ना, पहले सुनना, क्योंकि ये जय और मेरे बीच का एग्रीमेंट वॉइड है, तो सर उस केस में मैं जय भाई को जो 500 रुपए दिया हूं, क्या उसकी रिकवरी कर सकता हूं? अबे रिकवरी छोड़ो, रिकवरी तो होगी नहीं, कोर्ट पहले मुझे पकड़ लेगा, तू इधर आ भाई, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है? कोई रिकवरी नहीं हो सकती। क्यों? अरे कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। कोर्ट कहेगा आपको पता नहीं था कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता इंजरी वाला। मैंने कहा मुझे तो, अरे भैया वॉइड बनता है, बेनिफिट को आप वापस नहीं ले सकते। अगर टेक्निकली वैसे मैंने नॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, एथिकली जो करेक्ट होता है, तो बेटा उस केस में क्या होता है, उसमें सिंपल है, उसमें तो भैया अगर मैंने पैसे दिए मेरा काम होगा, काम नहीं हो तो मैंने पैसे दे, डैमेज दे। लेकिन यहाँ पे ना मैं पैसे रिफंड ले सकता हूँ ना मैं डैमेज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइड। क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कैसे है? अनलॉफुल। क्योंकि इस एग्रीमेंट में क्या है? इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। ये बात समझ आती है बेटा? तो यहाँ पे यही लिखा है, एग्रीमेंट या कंसिडरेशन विच इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। द जेंडर टर्म इंजरी मीन्स क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म। और एग्जांपल दिया एग्रीमेंट टू बीट समवन और डिस्ट्रॉय हिज प्रॉपर्टी। क्या 5 पॉइंट आपको मेरे साथ याद है बेटा? क्या 5 पॉइंट आपको मेरे साथ याद है बेटा? जल्दी से एक बार रिकॉल करेंगे जल्दी से। सर बार बार क्यों बुलाते हो बेटा? मुझे लर्न करवाना है आपको, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, बार बार बोलोगे ना मेरे साथ। 5 में से अगर आपको 3 पॉइंट भी याद हो रहे पेपर के लिए, तो बेटा बहुत अच्छी बात है, राइट? 2 पॉइंट आप घर पे आराम से अपना टाइम देके याद कर सकते हो, बट 3 तो याद हो रहे ना। जल्दी से पॉइंट नंबर 1, सर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को इन केसेस में क्या माना है? अनलॉफुल। यानी इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। पॉइंट नंबर 1 है एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी और एनी अदर स्टैट्यूट। पॉइंट नंबर 2 बोला सर एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। इसमें कोर्ट क्या चेक करेगा? रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। अगर पार्टीज की इंटेंशन डिफीट करना है प्रोविजन को, तो उस केस में सर क्या होगा? उस केस में कोर्ट विल नॉट एनफोर्स इट। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो बना है फॉर फ्रॉड्यूलेंट पर्पस, किस लिए बना बेटा? फॉर फ्रॉड्यूलेंट पर्पस, तो वो भी अनलॉफुल माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4, अगर कोई कंसिडरेशन रूल्स को डिफीट करती है, कौन से रूल्स? रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन को डिफीट करती है, तो वो भी अनलॉफुल माना जाएगा। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई एग्रीमेंट या कंसिडरेशन इन्वॉल्व करता है इंजरी टू द पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, अगर कोई एग्रीमेंट और कंसिडरेशन इन्वॉल्व करता है इंजरी टू द पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, उस केस में भी
अपना जो ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन है वो मानेंगे अनलॉफुल, और इन सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। और अगर आपने कोई पैसे दे दिए तो आप उसे बेटा बेनिफिट्स को रिस्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, इट इज वॉइड। ये बात समझ आती है? अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 पॉइंट एकदम क्लियर है सर, 5 पॉइंट एकदम क्लियर है सर। दोबारा से बोलिए, दोबारा से बोलिए, एक बार और बोलते हैं, एक बार और बोलते हैं, याद रहेगा सर। लास्ट पॉइंट अपना 6 और 7 2 पॉइंट बचे, एक बार और बोलते हैं सर। बार बार क्यों? अरे बेटा याद करना है। पॉइंट नंबर 1, एग्रीमेंट व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी और एनी अदर स्टैट्यूट। पॉइंट नंबर 2, एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। पॉइंट नंबर 3, कोई भी एग्रीमेंट किस लिए बना है? फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए। पॉइंट नंबर 4, अगर कंसिडरेशन डिफीट करती है, क्या सर? अगर कंसिडरेशन डिफीट करती है रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन को, तब भी अनलॉफुल मानेंगे। और लास्ट पॉइंट नंबर 5, कोई भी एग्रीमेंट या कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। क्या समझते हो? अरे समझते हो? वाह, समझते हो? 5 पॉइंट बेटा डन होते हैं। जल्दी से लास्ट के 2 पॉइंट बचे, पहले इसको देखते हैं, जल्दी से इसको देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। समझो बेटा, समझो समझो समझो। पॉइंट नंबर 6 इज व्हाट? पॉइंट नंबर 6 का मतलब है इमोरल एग्रीमेंट्स। पॉइंट नंबर 6 का मतलब है इमोरल एग्रीमेंट्स। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और इससे ज्यादा बेहतरीन है अगला कॉन्सेप्ट। पहले ही समझो इमोरल एग्रीमेंट क्या है। नाम देखो, नाम नाम टर्म, आप ये टर्म देख रहे हो, इमोरल एग्रीमेंट रहो, ये होता है इमोरल। 2 टर्म होती है बेटा, एक होता है मोरल, एक होता है इमोरल। अगर आपको इंग्लिश वाला वर्जन पता है तो वही बस ठीक है, नॉर्मल। देखो मोरल मतलब क्या होता है? मोरल मतलब क्या होता है? मोरल का मतलब है बेटा एक ऐसा एक्ट जो एथिकली, कल्चरली, रिलीजियसली हर एक एस्पेक्ट में करेक्ट है, सही है। दैट इज योर मोरल, राइट? मतलब आप समझो दिल से आपको अच्छा, मतलब एक कोई आप ऐसी चीज कर रहे हो जो राइट है, जो करना सही है, राइट? जैसे बेटा आपको बोलूं, अगर आपने महाभारत देखी हो, महाभारत में जो युधिष्ठिर था ना, युधिष्ठिर, वो भाई नेक्स्ट लेवल। मतलब ऑल्दो महाभारत में बहुत सारे लोग ही नेक्स्ट लेवल थे, बट जो युधिष्ठिर जी थे, उनका जो माइंडसेट था, उनका जो थॉट प्रोसेस था, वो अपने प्रोमिसेस के लिए जितने रिजिड थे, जितने डिसिप्लिन थे, लाइक अगर उन्हें ट्रुथ बोलना है, दैट इज हमेशा वो ट्रुथ ही बोलेंगे, राइट? तो जो युधिष्ठिर जी थे ना, हम उन्हें बोल सकते हैं भाई ये होता है मोरल। जो चीज राइट है, जो चीज करेक्ट है, वो एक्ट करते थे, जो एथिकली, कल्चरली, रिलीजियसली सही है, दैट इज मोरल। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इमोरल की बात करूं, इमोरल विच इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ मोरल, इमोरल का मतलब होगा कोई भी ऐसा एक्ट जो एथिकली, रिलीजियसली, कल्चरली विच इज नॉट करेक्ट। मतलब आपको यार दिल से, यार देखो टेक्निकली वो आप जो है एथिकली सही नहीं है वो चीज, दैट इज नॉट इमोरल, राइट? अब समझना, पहले मोरल की डेफिनेशन की बिल्कुल बेसिक सी। मोरल क्या होता है बेटा? मोरल का मतलब क्या है? एक्ट विच इज राइट ऑब्लिक करेक्ट, कोई ऐसा जो राइट है, करेक्ट है एज पर सोशल एंड एथिकल मैनर। एथिकली, सोशली हर एंगल से राइट है, करेक्ट है, ऐसे एक्ट को बोलते हैं मोरल एक्ट। ऑन दी अदर हैंड, जब मैं बात करता हूं इमोरल की, तो सर इमोरल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इमोरल एग्रीमेंट्स आर दी एग्रीमेंट्स विच आर नॉट करेक्ट। सर विच आर नॉट करेक्ट मतलब जो लॉ की नजर में करेक्ट नहीं। अरे लॉ की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, लॉ की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं विच आर नॉट करेक्ट एज पर सोशल, एथिकल, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। रिलीजियस इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू में विच इज नॉट करेक्ट। एथिकली विच इज नॉट करेक्ट, दैट इज इमोरल। एथिकली ऐसा एक्ट विच इज करेक्ट, दैट इज मोरल। इमोरल एग्रीमेंट का सिंपल शब्दों में मतलब क्या है? सर वो सारे एक्ट जो राइट है, जो करेक्ट है, सोशल, एथिकल, रिलीजियस हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? और सॉरी वो तो मोरल हो गया। और जो राइट नहीं है, विच इज नॉट राइट, विच इज रॉन्ग, विच इज इनकरेक्ट एज पर सोशल, रिलीजियस या किसी भी मैनर में, एथिकल मैनर में, वो इमोरल एग्रीमेंट है। अब समझना इमोरल एग्रीमेंट का ना मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले एग्जांपल देता हूं। इमोरल एग्रीमेंट के आपके बुक में एक्सप्रेसली 2 एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बट एथिकली 2 एग्जांपल दिए। पहला तो मैंने लिखा हुआ है, सेकंड में समझाऊंगा। अब देखो पहले दोनों ही समझा देता हूं। वहां लिखा हुआ है, बी लिखा नहीं है, ए समझाता हूं बेटा, ए क्या है, ठीक है? अब हुआ क्या, मान लीजिए बेटा यहां पे एक मिस्टर ए है और मिस्टर ए के पास
एक फ्लैट बिल्डिंग, ठीक है, ये है बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के इस घर के ओनर जो है, ओनर बोलो या फिर लैंडलॉर्ड बोलो, वो है मिस्टर ए, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, होता क्या है, मिस्टर ए जो है ये बिल्डिंग रेंट पे देते हैं। ये बिल्डिंग किस पे दे दी बेटा, रेंट पे दे दी एक वुमेन को, ठीक है। आपकी बुक का एग्जाम्पल है, मिस्टर ए ओनर है, लैंडलॉर्ड है एक बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग मिस्टर ए रेंट पे देते हैं एक वुमेन को, ठीक है, कोई मिसेस बी, मिसेस एक्स, मिसेस वाई, जो भी एक्स वाई जेड कोई भी। अब ये जो वुमेन है ना, ये जो वुमेन है ये करती क्या है, ये इस बिल्डिंग का यूज कर रही है प्रोस्टिट्यूट बिजनेस के लिए, समझ, ये इस बिल्डिंग का यूज कर रही है प्रोस्टिट्यूट बिजनेस के लिए, राइट, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट बिजनेस के लिए बिल्डिंग का यूज कर रही है, इस फ्लैट का या इस घर का यूज कर रही है, और मिस्टर ए की नॉलेज के साथ, मिस्टर ए की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, कि इस चीज का कि मेरी बिल्डिंग प्रोस्टिट्यूट बिजनेस के लिए यूज की जाएगी, इस चीज का मिस्टर ए को फुल नॉलेज है बेटा, फुल नॉलेज होने का मतलब क्या है सर, फुल नॉलेज होने का मतलब है उसे पता है कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज होती है, किन तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, फुल नॉलेज। लेकिन वुमेन ने इसका जनरल रेंट मालूम 50,000 है, लेकिन वुमेन ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको रेंट पे करूंगी, कितना, 70,000 का रेंट पे करूंगी। जनरली यहाँ पे जो अमाउंट होता है ऐसी बिल्डिंग्स का मार्केट रेट चल रहा है 30, 40, 50, लेकिन वुमेन ने बोला कि भैया देखो मैं आपकी बिल्डिंग को प्रोस्टिट्यूट बिजनेस के लिए यूज करूंगी और उसके लिए मैं आपको एडिशनल रेंट जितना आप बोलो उतना पे करूंगी, 70,000 पे करूंगी। डबल रेंट है, फॉर एग्जांपल मार्केट में 35 है, आपकी बिल्डिंग का 70,000 पे करूंगी, बट आपकी बिल्डिंग को यूज करूंगी फॉर प्रोस्टिट्यूट पर्पस। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है ना, ये जो एक्टिविटी है, मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, एथिकल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू की। क्या प्रोस्टिट्यूट बिजनेस जो है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हटा दीजिए क्या है, लीगली क्या है क्या नहीं, बट सोशली, एथिकली, रिलीजियसली, कल्चरली, हर एंगल से अगर हम देखें तो प्रोस्टिट्यूट बिजनेस को बेटा इतना बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाता, राइट। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, मैं अपनी कोई कमेंट नहीं दे रहा, बट सोशल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इतना टैबू क्रिएट है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कोई अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा, बट मैं सोसाइटी का ओपिनियन दे रहा हूँ कि भाई ये तो बेकार चीज है, अच्छा नहीं होता, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज अ बैड थिंग, ऐसा अपने माइंड में क्रिएट करा हुआ है। अब यहाँ पे आपकी बुक में एग्जाम्पल यही दिया हुआ है कि सर अगर कोई पर्सन, अगर यही प्रोस्टिट्यूट वाला, कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है और लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी बिल्डिंग को नोइंगली किसी विमेन को देता है फॉर प्रोस्टिट्यूट बिजनेस, इस प्रॉमिस पे कि वो उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेंट पे करेगी, तो सर इस सिचुएशन में जो एग्रीमेंट है उसके ऑब्जेक्ट को हमने अनलॉफुल माना है। ऑब्जेक्ट को क्या माना है, अनलॉफुल माना है। और अगर ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो उस केस में क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो बनेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, वॉइड, किस ग्राउंड पे सर, बिकॉज ऑफ इमोरल एग्रीमेंट्स, बिकॉज ऑफ इमोरल, दिस इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, दिस इज नॉट पनिशेबल, इसमें कोई रूल ब्रेक नहीं हो रहा, कोई इंजरी इन्वॉल्व नहीं है, किसी तरह का कोई भी प्रीवियस पॉइंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सोशल एथिकल मैनर में राइट या करेक्ट नहीं है, इसीलिए इसे एक अलग एस्पेक्ट दे दिया, विच इज इमोरल एग्रीमेंट विच इज जो मोरल नहीं है। तो इस ग्राउंड पे हमने इस एग्रीमेंट को, ऐसे एग्रीमेंट को बोला क्या, दीज आर इमोरल एग्रीमेंट्स। और इसमें ये जो है ये कैसे बेटा, यहां पे इमोरल एग्रीमेंट है। इमोरल एग्रीमेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, वॉइड। अब सुनना, केस लॉ कैसे बनेगा, अगर वुमन ये 70,000 पे नहीं करती, क्या मिस्टर ए कोर्ट में जाके कोई लीगल एक्शन ले सकता है? आंसर नहीं जी, आंसर इज नहीं जी, नहीं ले सकता। कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता।
कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता सर। अगर मिस्टर ए जो है उनको रेंट रिसीव नहीं होता यहाँ पे 70,000 जो वुमेन ने प्रॉमिस किया था, तो वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता। बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है सर। किस ग्राउंड पे? बिकॉज ऑफ इमोरल एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है बेटा ये यही है। आप एग्जाम्पल रीड करो, एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट्स वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन बीइंग इमोरल। तो पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है, कह रहा है अ लैंडलॉर्ड कैन नॉट रिकवर द रेंट ऑफ अ हाउस knowingly let to prostitute who carries on her vocation there. Here is the object is immoral and the agreement of to pay rent is void. तो यहाँ पे अगर वो रेंट पे भी नहीं करती तो लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट की रिकवरी नहीं कर सकता, बिकॉज नोइंगली अगर वो करवा रहा है काम, बिकॉज यहाँ पे जो है एग्रीमेंट इमोरल है। हाँ, अगर भाई वो फैक्ट को बताती नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ, हाउस दे रही है बस, वो कह रही है मुझे तो रहने के लिए चाहिए, वो अलग चीज हो जाएगी। वहां पे तो भाई ए का तो गुड फेथ है ना, तो वहां पे आप रिकवर कर सकते हो। अगर आपने नोइंगली दे दिया किसी इमोरल एग्रीमेंट्स के लिए तो वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा और आप अमाउंट पे रिकवर नहीं कर सकते लीगल एस्पेक्ट्स में। क्लियर है बेटा? तो ये था पॉइंट नंबर 6 का। पॉइंट नंबर 6, अच्छा इसमें एक और बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है, वो भी बताता हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी पॉइंट है, सीखिए ए तो मैंने लिखवा दिया, ये बी पॉइंट है। आप इसका एग्जांपल ऐसे ही बना लेना, दोनों चाहो तो ऐसे बना लो, वरना आप देख लेना जैसे भी। अब देखो वापस से देखो, यहाँ पे मिस्टर ए है, ठीक है, यहाँ पे एक है मिसेस एक्स। मिस्टर ए एक नॉर्मल पर्सन है, मिसेस एक्स जो है वो एक मैरिड वुमेन है। सर मैरिड है सर, क्या एक ही वाइफ है? नहीं नहीं, किसी और से मैरिड है, एक से मैरिड है, मैरिड वुमेन है। अब सुनना हुआ क्या, अब यहाँ पे पता है क्या बोला, यहाँ पे ए भाई साहब ने पता है क्या बोला, ए भाई साहब ने बोला मिसेस एक्स को कि मैं जो है आपको 10 लाख रुपीज पे करूंगा। 10 लाख रुपीज क्या करूंगा? पे करूंगा। आप एक काम करिए, आप जो है अपने हस्बैंड मिस्टर एक्स जो क्या है हस्बैंड है किसके, इसके, अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लीजिए। 10 लाख पे करूंगा, आप अपने हस्बैंड से क्या लीजिए, डिवोर्स। और ये करने के बाद आप यहां पे मुझसे क्या कर लेना, शादी कर लेना, मैरी टू मिस्टर। ऐसा करके एग्रीमेंट बना रहे हैं, ऐसा करके एग्रीमेंट बना रहे हैं। अब मिसेस एक्स ने 10 लाख रुपए, पहले तो ये बता दो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? अरे नहीं सर, यार ये एथिकली सोशली गलत है ना। आप किसी को पैसे दे रहे हो, डिवोर्स कर लो अपने हस्बैंड से और फिर वापस हमसे शादी कर लेना, ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हो। ऐसा एग्रीमेंट लो एनफोर्स करवा देगा, बताओ खुद भाई, सोशली एथिकली गलत है, लीगल सेंस में तो वैसे गलत है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अगर या ऐसी सिचुएशन बन रही है तो वो इमोरल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अब इसमें इस केस में होगा क्या, अगर मान लीजिए ए ने इसको 10 लाख रुपए दे दिए और बाद में इसने डिवोर्स देने से मना कर दिया, शादी करने से मना कर दिया, तो क्या एक कोर्ट में जाके कोई लीगल एक्शन ले सकता है? भैया कोर्ट मना कर देगा, क्योंकि भैया एग्रीमेंट ही कैसा है, इमोरल है, एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। ये पॉइंट है बेटा इसमें, राइट? तो ये चीज हो गई। और एक और पॉइंट है कि जो इमोरल एग्रीमेंट होते हैं ना, जरूरी नहीं वो हमेशा अनलॉफुल वे में हो, वो लॉफुल भी हो सकते हैं। तो दोनों नेचर के हो सकता है वो लॉफुल हो सकता है वो अनलॉफुल हो, क्लियर? दोनों नेचर है। तो यहाँ पे मैंने बात करी इमोरल एग्रीमेंट्स की, मैं रिपीट कर दूं, इमोरल एग्रीमेंट्स बेसिकली क्या है, जो रॉन्ग है या इनकरेक्ट है एज पर सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, एथिकल मैनर में। इमोरल एग्रीमेंट जो है बेटा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनता, हमेशा अवॉइड बनता है, बिकॉज दी ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं क्या, अनलॉफुल, क्योंकि इमोरल है। ये लॉफुल भी हो सकता है, अनलॉफुल भी हो सकता है इमोरल एग्रीमेंट जनरली नेचर में। यहाँ पे 2 एग्जांपल आपकी बुक में दिए, एक तो प्रोस्टिट्यूट जो है वो लैंडलॉर्ड वाला, और दूसरा अगर कोई पर्सन किसी भी अदर पर्सन को कोई एक्स नंबर ऑफ अमाउंट पे करना चाहता है और बोल रहा है कि आप अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस से डिवोर्स लेके मुझसे शादी कर लीजिए, तो इसे भी हमने क्या माना है, इमोरल एग्रीमेंट माना है, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा। कोई भी बेनिफिट एक्सचेंज हुए तो आप उसे रिस्टोर नहीं कर सकते। ये बात समझ आती है? अरे बात समझ आती है? चलिए सर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म होता है इमोरल एग्रीमेंट्स का। तो यहाँ पे हमने 6 पॉइंट को डन कर लिया है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है
और बढ़िया टॉपिक है, मतलब उसमें आपका वो लास्ट ही टॉपिक है, उसके बाद चैप्टर खत्म, फिर हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, शायद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे वॉइड एग्रीमेंट होगा, राइट, तो उसमें जाएंगे। बट लास्ट टॉपिक बचा, पहले अपन रिवाइज करते हैं जल्दी से। सर आज हमने क्या क्या करा, क्लोज करते हैं फटाफट। सर हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को लॉफुल होना पड़ेगा। अगर उसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड। सर लॉ ने क्लियरली एक्सप्रेसली 7 केसेस बताया है जहां पे ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन को अनलॉफुल माना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वहां पे वॉइड ही बनेगा। 7 कौन से? नंबर 1 एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। नंबर 2 एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। पॉइंट नंबर 3 एग्रीमेंट जो मेड है फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। पॉइंट नंबर 4 कोई भी ऐसा कंसिडरेशन जो डिफीट करता है एनी रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन को। पॉइंट नंबर 5 कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या कोई भी ऐसी कंसिडरेशन जो इन्वॉल्व करती है इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। और पॉइंट नंबर 6 इमोरल एग्रीमेंट्स इमोरल वो होते हैं जो एथिकली सोशल रिलीजियस कल्चर मैनर में इनकरेक्ट या रॉन्ग है, राइट। और इसमें 2 एग्जांपल, लैंडलॉर्ड प्रोस्टिट्यूट वाला बिजनेस वो याद रखना, और एक पर्सन किसी और को अपना ऑफर दे रहा है पे करने के लिए अमाउंट, ताकि वो अपने स्पाउस से डिवोर्स लेके हमसे मैरी कर दे, राइट। तो वो वाला एग्जाम्पल आप याद रखना, केस स्टडी बन के आ सकता है। तो ये 6 पॉइंट है बेटा इस चैप्टर में। सबसे पहले इनको आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। कोई भी दिक्कत परेशानी बेटा, कोई भी रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे लॉ या कोई भी सब्जेक्ट में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सबका फाउंडेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। एंड फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद अपन जैसे सीरीज फाउंडेशन में कंटिन्यू करें, होपफुली इंटर के लिए भी लॉ की स्पेसिफिक सीरीज आएगी जिसमें पूरा का पूरा एक एक टॉपिक अच्छे से कवर होगा सारा, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा होपफुली। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।